एक महिला जिसकी शादी के बाद उसके पति का जन्म होता है। इस बात के लिए बहुत से लोग महिला को प्रणाम करते हैं। कोई देवी का रूप बताता है तो कोई कहता है कि ये एक सच्ची महिला की भक्ति है। अब ये कैसी भक्ति थी कि शादी के बाद पति का जन्म हुआ था? फिर शादी किससे की थी? किससे विवाह रचाया था? अगर शादी नहीं की थी तो कैसे पता था कि अब ये जो बच्चा होगा लड़का ही होगा, मेरा पति ही होगा? बहुत सारी बातें थी। दोस्तों, आज की जनरेशन के बारे में बात करूं तो शायद शादी जैसे मामलों में आज की जनरेशन माँ बाप के फैसलों को सही नहीं समझती है। बच्चे थोड़ी सी उम्र होने के बाद कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमें उसके साथ वक्त बिताना है, तो हम तय करेंगे कि हमारी शादी किससे होती है, किससे नहीं होती है। बच्चे कभी कभी ऐसे फैसले लेते हैं कि माँ बाप की बातें ही नहीं मानते हैं, कोर्ट कानून का सहारा लेते हैं और माँ बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया वो देखते रह जाते हैं। लेकिन ये कैसा पहलू था? एक महिला जो इंतजार कर रही है अपने पति होने का, जबकि वो उस घर में शादी होकर आ चुकी थी। ये क्या मामला था? और उसका पति उसकी शादी के बाद क्यों जन्मा था? बहुत सारी राज की बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आज के युग में ऐसी महिला मिलना नामुमकिन होता है। आज वो महिला काफी बुजुर्ग हैं, उनकी फोटो हम साइड में आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा वो बुजुर्ग हैं और उनके पति, अब मैं पति के बारे में आप लोगों के सामने क्या कह सकती हूँ। बहुत खूबसूरत सी स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और ये स्टोरी आपके दिल को झंझोर कर रख देगी, आपके दिल में एक थपकी सी देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या थे हमारे बुजुर्ग और हम क्या हो गए हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिस तरह से आज बुजुर्ग आपको मिल जाते हैं ना, और तरीके के पहनावे में हमारी माताएं जो पहनती हैं, धोती पहनती हैं, या जो कुछ दादा मिल जाते हैं जो बिना फोन के जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो शायद आपको ऐसे बुजुर्ग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें तो फोन आता है और हमारे हाथ में भी फोन रहता है। लेकिन आज भी आपको कहीं कहीं ऐसे बुजुर्गों की झलक मिल जाती है जिन्हें फोन तक भी चलाना नहीं आता है। इससे आगे आपको ये पीढ़ी नहीं मिलेगी। तो जितना प्यार बटोरना है उतना बटोर लीजिए, ये बातें आपसे कहना चाहती हूँ। चलिए इस कहानी की, इस घटना की शुरुआत करते हैं। कैसे एक महिला की शादी के बाद उसके पति का जन्म होता है, ये पूरे राज क्या होते हैं और ये बातें कहाँ तक जा रही थी। आपको इस घटना को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हिसार के कोत खुर्द गांव में चलना होगा। हिसार का कोत खुर्द गांव, इस गांव में एक परिवार होता है और दूसरी तरफ एक दूसरा गांव होता है, नैना गांव। नैना गांव में एक महिला होती है जिसका नाम जीवनी होता है। जीवनी नैना गांव की रहने वाली थी और यहाँ पर कोत खुर्द गांव में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक बेटा और कई बेटियां होती हैं। बेटा जवान हो जाता है। इसे बेटे की माँ बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी, यानी वो बहुत शांत सीधी। और यहाँ पर जो ये व्यक्ति था, जो इस परिवार का मालिक था, ये भी बहुत अच्छा इंसान होता है। इनका एक बेटा होता है। ये परिवार अपने बेटे को देखकर खुश था। बेटियों के बाद ये बेटा हुआ था तो परिवार में, यानी इस बेटे को बहुत प्यार दिया जाता है। अब बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कोत खुर्द गांव का ये परिवार नैना गांव में पहुंच जाता है। नैना गांव में पहुंचकर यहाँ पर जीवनी नाम की जो लड़की होती है, जिसकी उम्र करीबन यहाँ पर 14 साल होती है, 14 साल की लड़की को, जीवनी को ये परिवार पसंद कर लेता है अपने बेटे के लिए। जीवनी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसके अंदर आप कोई भी उलझी हुई चीज नहीं देख सकते। वो 14 साल की उम्र में करीबन 22-23 साल का दिमाग रखती थी। इतनी तेज दिमाग से और बहुत ही ज्यादा समझदार, अपने परिवार की मान मर्यादा को समझने वाली, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको बताऊं तो जीवनी की उम्र करीबन 80 साल होगी। आज वो 80 साल की हैं। ऐसी आपको महिला अब नजर नहीं आएगी। दोस्तों, यहाँ पर जीवनी को पसंद कर लिया जाता है। जीवनी की शादी यहाँ पर कोत खुर्द के परिवार में हो जाती है। शादी होने के बाद जीवनी एक ही बार आती है, लेकिन जैसे ही शादी को 1 महीना बीतता है, इस जीवनी का जो पति होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। जीवनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? मैं कैसे जीऊंगी? ये लड़की जो 14 साल की उम्र थी,
बस महज 14 साल की उम्र थी। आपको पता है वो वक्त ऐसा था कि पालने में रिश्ते तय कर दिए जाते थे। एक बार कह दिया ना यारी दोस्ती में कि ये लड़की हमारे घर की बहू है, या गर्भ में वो बच्चा है, उसका भी रिश्ता तय कर दिया जाता था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला चल रहा था। यहाँ पर ये लड़की, इसके मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। हालांकि उस समय सिंदूर का चलन नहीं था दोस्तों। यहाँ पर पहाड़ दुखों का टूट पड़ता है। यहाँ पर इस लड़की का परिवार, अब क्या होगा? परिवार अपनी बेटी को घर ले आता है। बेटी को घर ले आता है। वहां पर 12 दिन बीत जाते हैं। 12 दिन बाद यहाँ पर एक लड़की 14 साल की अपने घर आ जाती है। मायूस, हमेशा उदास, कभी कहीं बैठती है, सोचती है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं देखा, ये क्या हुआ है, और कैसे घर वालों के सामने मैं इस दुख के साथ कैसे उनके सामने बयां करूं। 14 साल की उम्र, हम तो ये क्या कहें हम आपसे। हालांकि दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो यहाँ पर एक पिता अपनी बेटी के पास बैठता है, कहता है कि बेटी देखो, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी, दूसरी शादी जरूर करूंगा। ऐसे थोड़ी ही जिंदगी कटेगी। उनकी तो अब कोई आस औलाद नहीं है, उनका तो कोई बेटा नहीं है। यहाँ पर ये लड़की 14 साल की कहती है कि नहीं बाबूजी, एक पति ने सुख नहीं दिया, मैं दूसरे की चौखट पर कैसे जा सकती हूँ? मैं शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी करी, फिलहाल मैंने शादी करी, लोग आपकी इज्जत पर थूकेंगे। उस समय इज्जत का और बाप की इज्जत का बहुत ही रुतबा था। कहते हैं कि जिसकी बेटी नाम निकाल कर जाती है, जिसकी बेटी बहुत ही ज्यादा सहनशील और बहुत मर्यादा में रहती है, वो पिता अपना अपना कहते सीना चौड़ा कर गर्दन ऊंची करके चलता है। ये बात आज भी लागू होती है। हमने अपने घर की इज्जत को बेटों के कंधों पर नहीं रखा, हमने अपने घर की इज्जत को बेटियों के कंधों पर रखा है, क्योंकि हमें यकीन है हमारी बेटियां उस चीज को पूरा करके जाएंगी। लेकिन आज वो सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। आज दुख होता है, जिस इज्जत को मान सम्मान के साथ बेटियों को सौंपा गया था, आज बेटी उस इज्जत को भरी अदालत में, थाने, कानून के सामने पिता की उस पगड़ी को ठोकर मारते हुए मैंने देखी है। तो मैं आपसे क्या बतलाऊं। आज उस इज्जत की मान मर्यादा जो बेटी रखने वाली थी, आज वो मान मर्यादा बेटी नहीं रख पाती है। ये जिम्मेदारी हमने बेटों को नहीं दी थी, हमारे बुजुर्गों ने बेटियों को दी थी, क्योंकि बेटियां बहुत ज्यादा सहनशील होती हैं, दुर्गा का रूप होती हैं, वो दो परिवारों को संभालना जानती हैं। लेकिन क्या करें, आज तो सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पर एक 14 साल की बेटी कहती है कि बाबूजी मैं शादी नहीं करूंगी, आपके घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी, खाना तो दोगे और उस खाने के बटका मैं काम भी करूंगी। पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। लाडो, 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि तू एक कोने में रहेगी? ये पूरा घर तेरा, तेरे बाप का घर है, किसी और का घर नहीं है। तू अपने आप को पराई मत समझ। वो कहती है कि बाबूजी आज तो मैं आपके सामने रह रही हूँ, लेकिन जब भाभियां आ जाएंगी तो मेरे लिए एक कोना ही रहेगा। पिता कहता है कि बेटी, जायदाद से तुम्हें बेटों की तरह हिस्सा दूंगा, कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। दोस्तों, भारत की संस्कृति और भारत के घरेलू जो चीजें होती हैं, उन्हें जब हम समझते हैं ना, तो हमारा दिल भर आता है, आंखें रोने लगती हैं। हमारी जो मातृ शक्ति है ना, हमारी जो माताएं हैं, जो उन्होंने सहा है, और जो हमारी माताओं ने सभी के सामने जो रखा है ना, जो कहते हैं ना कि हमने तुम्हारे सामने रखा है कि हमने क्या क्या सहा है, तुम्हें इससे कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। लेकिन आज की पीढ़ी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सत्य कहती हूं तो लोगों को जलन लगती है। यहाँ पर ये जो लड़की होती है, ये इतना कहकर कहती है कि बाबूजी मेरी शादी के बारे में कभी सोचना भी मत और मुझसे कहना भी मत। अगर मैं रहूंगी आपके घर में, आपको मैं बर्दाश्त नहीं होती हूँ, तो मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, यहाँ पर करीबन 5 महीने बाद इस लड़की को, 14 साल की को, खबर मिलती है कि इसकी जो सास है वो गर्भवती है। अब यहाँ पर जो ये लड़की होती है 14 साल की, वो कहती है कि पिताजी मेरी सास को लड़का ही होगा और वो मेरा पति ही होगा। इसका विश्वास, भोलेनाथ को नहलाना, भोलेनाथ की आराधना करना, और कह दिया था, ऐलान कर दिया था, वहीं पर जाऊंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी।
उसी घर में जाऊंगी। पिता कहता है कि बेटी तुम क्या कह रही हो, हमें क्या पता, हमें क्या पता कि लड़का होगा या लड़की, तुम कैसी बात कर रही हो। वो कहती है कि नहीं पिताजी, वो भी तो माँ बाप हैं। वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी आपको बेटा होगा और ये बेटा आपको मुझे देना होगा। 14 साल की उम्र में अपनी सास से कह दिया था कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी और ये पुत्र आपको मुझे देना होगा पति के रूप में। कमाल की बात थी। सास कहती है कि बेटा वक्त बताएगा, पुत्र होगा या बेटी होगी। यहाँ पर ये जो जीवनी होती है पूजा पाठ में लगी रहती है, पुत्र ही होगा इसका विश्वास था। 9 महीने बाद वो सास एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अरे जीवनी ने कहा था, अरे सच में ही बेटा हुआ है। बहुत लोग, अरे भगवान तुमने बहुत अच्छा किया, इनका बेटा छीना था तो दूसरा बेटा इन्हें दे दिया। ये खबर जीवनी को मालूम होती है तो जीवनी भी अपने आप को तैयार कर लेती है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरा रखवाला आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले जीवनी एक बार और अपने ससुराल में जाती है। ये जो बीच का पॉइंट था मैं आपको बताना भूल गई। ससुराल में जाती है तो किसी ने ताहना मारा था कि घोड़ियां तो बहुत सारी हैं, यानी घोड़ी तो है लेकिन घोड़ी का घुड़सवार नहीं है। ये ताहना जीवनी को कचोड़ कर गया था। मतलब ये बात बहुत बुरी लगी थी जीवनी को। इसके बाद जीवनी को पता चलता है कि इसकी सास को लड़का हुआ है। वो लड़का धीरे धीरे पग भरने लगता है। पग भरने के बाद वो लड़का अब चलने लगता है। जब वो लड़का चलने लगता है तो ये 14 साल की लड़की जो 15वें साल में चल रही थी अब यहाँ पर आना जाना शुरू कर देती है, यानी अपनी ससुराल में आना जाना शुरू कर देती है। सास ससुर कहते हैं कि बेटी तुम क्या कर रही हो, इसके इंतजार में बैठोगी, तुम 15 साल की हो और ये अभी 1 साल का है, तुम इसका इंतजार करोगी। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ जी इस बेटे को झोली फैलाकर मैंने मांगा था, ये मेरा पति है और इसके लिए मैं इंतजार करूंगी, मैं इसके लिए इंतजार करना ही होगा। मेरा जीवन इसी घर में है, अगर आप मुझे यहाँ पर नहीं रखोगे तो मैं अपने मायके में रहूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। सास ससुर ने कई बार कहा कि बेटी हम तुम्हारी शादी कर देंगे, इसका कब तक इंतजार करोगी। वो कहती है माँ जी मैं इसका इंतजार करूंगी, मैं इसी के साथ अपने जीवन को आगे देखती हूँ। सल्यूट है ऐसी महिला को, वो वहीं पर रहती है, अपने पति को गोद खिलाती है। पति बड़ा होता है, बड़ा होते होते उस पति को भी समझ में आता है। अब वो बेचारा जिससे समझ नहीं थी, जब वो धीरे धीरे समझने लगता है तो उसे मालूम होता है कि जो ये हमारे घर में रह रही है, जिसके साथ वो रहता था, दरअसल बचपन में ही उसने तो उसे अपना पति मान लिया था। इतनी कड़ी तपस्या, सोचकर देखिए। आज मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रही थी, एक व्यक्ति था जिसकी कई कंपनियां थी, उसे वो उस पैरालाइज हो जाता है तो उसकी पत्नी उसे झूठ बोलकर एक आश्रम में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ देखिए पत्नी ये भी है जिसने एक दिन भी शादी का सुख नहीं लिया था। वो उस व्यक्ति के लिए इंतजार कर रही थी जिसका ये नहीं पता था कि बड़ा होने के बाद ये कह दे कि मुझे नहीं पसंद, मैं तो भाई अपनी बराबरी की लड़की से शादी करूंगा, आप तो मुझसे बहुत बड़ी हो। यानी 15 साल बड़ी थी यहाँ पर। और इस लड़के का नाम भग्गू रखा, भंबू, इसका नाम भंबू रखा गया, इस तरह का इसका नाम होता है। ये लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है। धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ ये समझ जाता है। इस लड़के के मन में कई बार विचार आए। जब ये बड़ा होता है तो देखिए वहीं पर ये रहती है, आती है जाती है। कभी भी इस लड़की को इसके सास ससुर ने परेशान नहीं किया, कभी भी ननदों ने परेशान नहीं किया था। लेकिन अब मामला था कि क्या ये लड़का इस महिला को अपनाएगा। एक पूरा फर्क हो जाता है। आप सोचिए 15 साल उम्र में बड़ा होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर पिता ने पहले ही कह दिया था, बेटा इसने तपस्या की है तेरे लिए और मैं इस तपस्या को बिगड़ने नहीं दूंगा। चारों तरफ से जब इस लड़के को पता चलता है थम्बू को, तो थम्बू को मालूम था कि मैं इसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं थम्बू के दिल में भी इस महिला के लिए जगह बनने लगी थी, जिसको अपनी उंगली पकड़कर चलाया। आज उसे बचपन से ही सोचकर पाला था ये मेरा पति है
और इसी के घर में रहना है। मैं इस चौखट से दूसरे की चौखट पर नहीं जा सकती। मेरे पिता का, मेरे पूरे परिवार का अपमान होगा और मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करती। तभी तो कहा है कि घर की मर्यादा, घर की इज्जत बेटियों के कंधों पर ही सुहाती है। जो दुपट्टा दिया गया था ना बेटियों को, ये दुपट्टा घर की मान मर्यादा को दर्शाया जाता था, लेकिन आज इस दुपट्टे की कहीं पर जगह नहीं रही है। इस दुपट्टे को अब कहीं पर भी नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब ये लड़का करीबन 14 साल का हो जाता है, उस वक्त 14 और 15 आप लगा लीजिए 29-30 साल का यहाँ पर पूरा वो हो जाता है। 14 साल की उम्र में एक प्रोग्राम रखा जाता है। 14 साल तक इस लड़के के रिश्ते आने लगते हैं। 14 साल की उम्र में ही भाई तुम अपने लड़के की शादी कर लो। लेकिन सबको कहीं ना कहीं पता था कि इसके इंतजार में कोई भगतनी या पूजा करने वाली बैठी हुई है। आज आपको मैं कह रही हूं, ऐसा कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सत्य है। सच्ची घटना आप लोगों के सामने रख रही हूं। उसके बाद सभी रिश्तों को ठुकराया जाता है। कई बार यहाँ पर थम्बू के मन में भी आता है कि भाई मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों की माला गिर जाती है। माला के बाद इनके जो समीप के पल होते हैं वे थोड़े अजीब होते हैं, क्योंकि एक बार जब इनकी शादी हो जाती है उसके बाद एक व्यक्ति घर आता है, तो वो पशु खरीदने के लिए आता है। जब वो पशु खरीदने के लिए आता है तो वो कहता है कि बेटा पहले तुम अपनी माँ से पूछ कर आओ, यानी इसकी जो पत्नी है। ये थोड़ा सा उदास और मायूस हो जाता है, कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी पत्नी है। इसके बाद यहाँ पर जब ये लड़का और भी बड़ा होता है तो अपनी पत्नी के त्याग और तप को समझता है। कुछ लोग, एक आदि ऐसे थे कि भाई तुम्हें शादी दूसरी करनी चाहिए, ये तुम्हारे बराबर की नहीं है। लेकिन बहुत लोग ये भी तो थे, अच्छे लोग भी तो होते हैं, कि तुम्हारी पत्नी ने बहुत तपस्या की है, ऐसी महिला मिलने को नहीं है। तो यहाँ पर इस लड़के ने इस महिला को दिल से स्वीकारा। आज भी दोनों साथ रहते हैं। दोनों साथ रहते हुए इनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। 4 बच्चे हैं और सभी बच्चों के बच्चे हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। आज ये महिला जो जीवनी है 80 साल की है, थम्मू 64 साल का है, महज 64 साल का है। इतना फर्क इनकी उम्र में है, यानी ये फर्क है। आज वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग दिखती हैं, ये इतने ज्यादा बुजुर्ग नहीं दिखते। अब यहाँ पर बात यही बनती है कि देखो उसने ये इंतजार, उसके बाद वो कहती है कि माँ जी आप एक और बच्चा करो, और उनका एक और देवर होता है लेकिन वो जीवित नहीं रह पाता। और उसके बाद इनकी जिंदगी ये अकेले ही, इनके साथ इनका पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बच्चे इतने नेक और अच्छे हैं कि अपने माँ बाप की इजाजत के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर महिला बसाने पर आए ना तो उजड़े हुए घर परिवार को बसा देती है, और अगर महिला उजाड़ने पर आए तो एक कहते हैं संपूर्ण परिवार को, हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देती है, जैसा कि आजकल बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब इन माता की गिनती क्या इन महिलाओं के साथ बराबरी हो सकती है, जो हनीमून पर ले जाकर पति का काम तमाम कर रही हैं? कोई अपने पति को रसोई के अंदर टैलों के नीचे दफन कर रही है, कोई अपने पति को भैया ड्रम में बंद कर रही है। क्या इनका मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इन दोनों में प्यार भी बहुत बरकरार है। उम्र का कितना भी फासला हो, लेकिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसी जिंदगी कभी कभी देखने को मिल जाती है। और ये जो त्याग है ना, ये महिलाओं में ही आपको पा सकता है। महिलाएं ही इतना सब कुछ कर सकती हैं। आज इनके पति साफ दिल से कहते हैं, 64 साल के थम्बू की कहते हैं कि महिला जितनी सहनशील होती है ना, उतना शायद मैंने किसी के अंदर सहनशीलता नहीं देखी। वो कितना बर्दाश्त करने की हद बहुत ज्यादा है। महिला अकेली होकर अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक पिता अकेला बच्चों को बहुत कम पाल पाता है। वो परवरिश नहीं दे पाता जो परवरिश महिला दे पाती है। ये बात तो सत्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? ये सच्ची घटना है। और अगर आपको इन लोगों से मिलना है तो आप खुर्द हिसार जा सकते हो, कोत खुर्द हिसार। और यहाँ पर नैना गांव पड़ता है हरियाणा के अंदर ही, आप उसमें भी जा सकते हो जहाँ की ये बेटी है। तो बताइए कितनी अच्छी बात है और कितनी प्यारी बात है, कमाल की बात है। चलिए अब यहाँ पर एक घटना समाप्त होती है। जैसी भी आपको लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब यहाँ पर परिवार की बारी है, जो मेरा प्यारा परिवार है। यशवंती माँ कैसे हो आप? ठीक हो मेरी प्यारी माँ? सिकंदर सिंह भाई कैसे हो आप? सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। बबीता सिंह दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है।
पिंकी बॉय बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सविता बंदाल सविता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुमन देवी बहन कैसी हो प्यारी बहन। तारा देवी दिल्ली से, उन्होंने अपना पता दे दिया है भैया, जिसको शादी में चलना है जल्दी चले। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला बहुत प्यारी बहन है। केबी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहा सुधा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो आप। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू चौधरी कैसी हो मेरी प्यारी बहन। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। अगस्त सपोर्ट जो कि हिमाचल से देखते हैं। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा मारू गुड़िया कहकर बुलाती हैं। बिटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन। जय श्री जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद। शरीयू वाला बहुत प्यारे और बहुत उम्दा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं मेरी बहन। पूरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है और परिवार के सपोर्ट की ही वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार, आपका प्यार और साथ बहुत अच्छा होता है। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता बहन कैसी हो आप। यहाँ पर सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि बहन बहुत अच्छी बहन है। कमलेश भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। तारक चंद पलवल से मुझे देखते हैं। यहाँ पर सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। नीलम विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। लक्ष्मी डोगरा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुषमा भोसले बहुत बहुत धन्यवाद। छाया बहन कैसी हो। मालू सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत प्यारी बहन है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती है। नंदा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सीता शर्मा बहन कल शिकायत कर रही थी कि आपने मेरा नाम नहीं लिया है। सीता शर्मा बहन आपका नाम आज भी लिया है, कैसी हो आप। नंदा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। खुशी सिंह रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। सुनील बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे भाई हैं। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर मधु उपमनमा जो मुझे मथुरा से देखती हैं। नीता कुंतल बहन भी मुझे, माँ मेरी प्यारी मथुरा से ही मुझे देखती हैं। अंजलि बहन बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर तारा देवी दिल्ली से दोबारा नाम ले लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे परिवार कैसे हो आप। आप सभी का पप्पी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। आप सभी का प्यार और विश्वास मुझे यहाँ तक लेकर आया है। बहुत लोग मेरे ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनकी व्यक्तिगत राय है, जो कहता है कहने दीजिए, लेकिन हम सब बहुत अच्छे आपस में। मेरा परिवार मेरा बहुत ख्याल रखता है और मुझे भी अपने परिवार की फिक्र रहती है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।